Warm good afternoon to all of you. First of all, I would like to extend my word of thanks to each and everyone who has been a part in organizing such a beautiful event. And I know that most of you students are really restless about this award ceremony. I will not take so much of your time, just 10 minutes, and we will start with the prize distribution ceremony. Okay. Now, first of all, आई रिक्वेस्ट ऑल दी वॉलंटियर्स कि आप लोग जो है क्राउड में जो डिस्टर्बेंस है उसको 10 मिनट के लिए प्लीज रोक दीजिए, और जो भी पेरेंट्स है, खास करके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सबसे पहले मेरे बारे में बहुत लोगों ने कुछ तारीफें की। शायर साहब एक शेर कहूँगा अकबर इलाहाबादी का, मुअर्रा हूँ हुनर से मैं, सरापा ऐब हूँ अकबर। मुअर्रा हूँ हुनर से मैं, सरापा ऐब हूँ अकबर। इनायत है अहिब्बा की अगर अच्छा समझते हैं, इनायत है अहिब्बा की अगर अच्छा समझते हैं। चलिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन के हिसाब से। मैं 4-5 खास बातें आपके सामने रखने के लिए लाया हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने, उसके बाद फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे सबसे पहले जिन बच्चों को आज अवार्ड नहीं मिलेगा, बहुत सारे होंगे ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतने साइकिलें भी नहीं है, इतने अवार्ड्स भी नहीं है, तो उनको मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। खास करके 8th-9th के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास तो अभी नेक्स्ट एग्जाम भी बची है, नेक्स्ट ईयर भी हमारी हर ईयर ये एग्जाम होती है, आप उसमें ज़रूर शिरकत करें और तब आप अवार्ड जीत सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज के इस सेशन में जो मेजॉरिटी क्राउड आया है स्टूडेंट्स का, उसमें से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th के स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब हुआ कि द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू टेक इन लाइफ इज 11th and 12th. नाउ व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट क्लास 11th and 12th? आपने बहुत सारे 11th and 12th के बारे में मिथ्स सुने होंगे कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है, और खास करके जो पढ़ते हैं वो आगे करियर में काम ही नहीं आता है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कभी काम ही नहीं आई करियर में। फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ा, पता नहीं का यूज हुआ, कुछ यूज ही नहीं हुआ। तो आपको जो 11th-12th की पढ़ाई है उसको इस एंगल से नहीं देखना है। आज मैं आपको उस सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूं, आपको 11th-12th की पढ़ाई को किस एंगल से देखना है। अच्छा, क्लास 11th और 12th में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो हर लेसन की मॉड्यूल आपके हाथ में होती है। मॉड्यूल में 100 से 150 सवाल होते, उनको आप हल करते और फिर एग्जाम में बैठते। तो आप इस तरीके से देखिए कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल यहां सीख रहे हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप सीख रहे हैं क्लास 11th and 12th। जरूरी नहीं है कि आप वो किस सब्जेक्ट की सीख रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता है उससे। उसके बाद जब भी आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद आप क्या करते हैं, पेपर एनालिसिस। तो आप क्या सीख रहे हैं इससे, जो भी आपने मिस्टेक्स किए लाइफ में उसको दोबारा एनालाइज करके अच्छे तरीके से शुरुआत करना सीख रहे हैं। ये दो क्वालिटीज जो आप सीख रहे हैं ना, ये इस एज के बाद सीखने नहीं मिलेंगी जल्दी से। तो 11th and 12th के प्रिपरेशन में ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके करियर को भी शेप करती है। ये चीजें आप यहां से आगे लेके गए तो आपको जिंदगी में काम आती। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्या एनालिसिस, कि आपने कहाँ मिस्टेक्स की है, कहाँ आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, कहाँ करेक्शंस करने की जरूरत है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स कुछ ही टाइम में बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ। आप लोगों में से सभी ने देखा है कि आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आ जाते। तो कभी कभी ऐसे शॉक जैसी फीलिंग होती है, यार हम लोग तो इतने टाइम पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स जो है इतने कम टाइम पढ़ के इतने मार्क्स कैसे ला रहे। तो 2-3 टिप्स मैं यहाँ देता हूँ। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे। और इसके मेन टिप्स क्या है, देखिए, जब भी आप स्टडी करते हैं कोई सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट का 20 या 30% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप अभी 10th के लिए पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, और आपके बुक्स में जब आप थियोरी पढ़ेंगे साथ में उसके क्वेश्चन एंड आंसर लगाएंगे, तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि 20% सिलेबस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो आपको कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस के साथ उस इंपॉर्टेंट एरिया को सही से पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको स्मार्टली पढ़ना है। ये एक क्वालिटी सभी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, जैसे हम मालेगांव में अभी पढ़ा रहे हैं, इसके पहले मैं अकोला में पढ़ाता था, तो कुछ चीजें मैंने मालेगांव के स्टूडेंट्स की ऑब्जर्व की है जो उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके रिलेटेड एक चीज बता देता हूँ, टाइम टेबल और फोकस बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसिंग है। मिसिंग इन द सेंस कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये तो पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, रिजल्ट नहीं आने का रीजन ये है कि जो भी ये लोग पढ़ रहे हैं तब उनका फोकस नहीं है पढ़ाई के ऊपर। मान लो 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया, लेकिन अगर आपका फोकस ही कहीं और है तो आप पढ़ नहीं रहे इनफैक्ट। तो इसके लिए जो मैं अपने प्रिपरेशन में टिप यूज करता था, जब आईआईटी में मैं सिलेक्ट हुआ था, वो एक टिप आपके सामने रख देता हूँ। मैं अपने वर्कलोड को जो है 2 आवर्स स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक, 2 आवर्स स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक में डिवाइड करता था। आप लोग स्टार्ट में ऐसा कर सकते, 1 आवर स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक, 1 आवर स्टडी 10 मिनट्स ब्रेक, ऐसे अपने टाइम को डिवाइड कर सकते। अच्छा, इससे क्या होगा, अब जब 1 आवर आप स्टडी करेंगे तो सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं। जो करंट टॉपिक आपके सामने है बस उस टॉपिक के बारे में सोचना है। और जब आप ब्रेक लेंगे 10 मिनट तो स्टडी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? जब स्टडी करेंगे तो सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है, और जब 10 मिनट का ब्रेक लेंगे तब स्टडी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो ये टेक्निक जो है आपके स्ट्रेस को जो है ना रिलीज कर देगी और आप इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे। इफेक्टिव पढ़ना जरूरी है। आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली आपको सोना भी है, दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। अभी 10th में है तो आप लोग मूवीज भी देखते हैं, सब सारे को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इफेक्टिवली पढ़ना है। जितना भी टाइम आपके पास है उसमें पूरा ध्यान उस लेसन पे होना चाहिए। बहुत से लोग जो है ना रिजल्ट की फिक्र करते कि यार ये पढ़ रहा हूं, पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं। जब पढ़ रहे हैं तो लेसन पे फोकस कीजिए, नहीं रिजल्ट पे, नहीं कोई दूसरी चीज पे, सिर्फ करंट लेसन पे फोकस होना चाहिए। और जब आप ब्रेक ले रहे हैं तब स्टडी के रिलेटेड कोई चीज आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन है, कैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है कामयाब होंगे। तो मैं उनसे अक्सर ये कहा करता हूँ कि उल्टा आसान है आपके स्टूडेंट्स के लिए आजकल कामयाब होना। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड है। बहुत सारे टीचर्स यहाँ जानते होंगे, मोबाइल फोन, गेम्स, फिर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड है पाथ से। आपको सिंपली फोकस्ड रहना है, बस, इट इज डैम सिंपल। आपको सिंपली फोकस्ड रहना है इस एज में। ये खास करके जो एरा है स्टूडेंट्स का, ये डिस्ट्रैक्टेड है, इनमें मेजॉरिटी डिस्ट्रैक्टेड। तो जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में फोकस मेंटेन करके रखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होंगे वो अपने आप पीछे निकलते जाएंगे। आपको बस अपना फोकस मेंटेन करके रखना है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके कह रहा हूं, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी दूसरी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और पेरेंट्स के लिए क्या, पेरेंट्स के लिए अब मैं यहाँ पे मेरे अम्मी अब्बू के और चाचू वगैरह की मिसाल पेश करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत कम एज में, हमारा गांव था नांदगांव, बहुत छोटा सा गांव था, तो बहुत कम एज में हमको इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया और उसके बाद फिर हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट के शेप, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक आप स्टूडेंट को कुछ बहुत होशियार नहीं समझ सकते। इनफैक्ट वो इमैच्योर है, इनफैक्ट ही और शी इज स्टिल इमैच्योर। जो करना है अभी भी आपके हाथ में, 70% रोल आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। तो पेरेंट्स से मैं अक्सर एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने स्टूडेंट से इंटरैक्ट कीजिए रोज। उनको क्या होमवर्क मिला है, वो क्या करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, उनका क्या ड्रीम है, ये रोज उनसे पूछिए 5 मिनट। और हो सकता है अगर डैड उनके बिजी है तो मॉम तो ये काम कर सकती है, तो मॉम को तो करना ही है। हर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना है, उनसे पूछना है कि आपका क्या ड्रीम है, क्या विजन है। इससे क्या होता है कि वो आपके सामने अगर कुछ चीज कह देंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें उनके दिमाग से निकल जाती। तो आपको आपके बच्चों से बातें करनी है,
ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है स्टूडेंट की अपब्रिंगिंग में। अगर आप स्टूडेंट से बातें नहीं करेंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब उसी का रिजल्ट है। वो उसके पास कोई दूसरा है नहीं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकते। तो आपका इसमें इंपॉर्टेंट। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे मालेगांव के स्टूडेंट्स तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं, जोरदार तालियां। अभी देखो उनका कंसंट्रेशन भी होता है। सिर्फ 3 मिनट में आपका लेना चाहूंगी। नमस्कार। एएससी एकेडमी की तरफ से लिए जाने वाले इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उपस्थित मेरी बहन शबाना मैडम, माजी नगर अध्यक्ष नांदगांव, जिनके बेटे अब्दुल हकीम सर, सभी चीफ गेस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जिनको प्राइज मिले हैं त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करते। मराठी आणि हिंदी दोन्ही बोलते। आणि ज्यांना प्राइज मिळालेलं नाही पण जे वाटेवर चालत आहेत त्यांच्यासाठी असं म्हणेन, आय कॅन ॲक्सेप्ट नॉट विनिंग, I can accept not winning, but I cannot accept not trying. So try again and again, try again and again. You will succeed at last, definitely, definitely. अब्दुल हकीम सर, हीरो ऑफ द प्रोग्राम, ऐसा मैं कहना चाहूँगी की एखादा तरुण मुलगा जेव्हा समोर येतो आणि एज्युकेशन फील्डमध्ये काम करायला लागतो, आज जर देशाला सगळ्यात जास्ती गरज कशाची असेल तर शिक्षण, आणि एजुकेशन फील्ड में एखादा तरुण काम करायला लगता। अब्दुल हकीम सर, आपके लिए कहना चाहूँगी, कुछ काम अगर हाथ में लेते हैं तो दिक्कतें बहुत आती है, फिर भी हमें आगे चलना है। आपके लिए फलक की चाह है अगर बिजलियाँ गिराने की, फलक की चाह है अगर बिजलियाँ गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आशिया बनाने की, मेरी भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। 3 मिनिटाच्या भाषणात मी माझ्या कॉलेजचा एक अनुभव आपल्याला सांगते। जेव्हा मी कॉलेजला होती तर आमचे एक सर मराठी शिकवायला आले आणि त्यांनी मला विचारलं, म्हणजे आम्हाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांना विचारलं की आयुष्यात तुम्ही तुमच्या बापाचं नाव कमावणार की गमावणार। तेव्हा मला प्रश्न पडला की हा काय प्रश्न असू शकतो, आम्ही तर आमच्या वडिलांचं नाव कमावणार आहोत। तर सरांना मी उठून विचारलं की सर, हा प्रश्न होऊ शकत नाही, कारण आम्ही आमच्या वडिलांचं नाव, आमच्या आईचं नाव आम्ही कमवणार आहोत। तर सर हसले आणि सरांनी सांगितलं की याचं उत्तर मला उद्या द्यायचंय, उद्या तुम्ही विचार करून मला ह्या प्रश्नाचं उत्तर द्या। आणि उद्या जेव्हा मी कॉलेजला निघाले, मी माझे वडील वकील होते आणि मी त्यांना विचारलं की सरांनी आम्हाला असा काय प्रश्न विचारला की तुम्ही तुमच्या वडिलांचं नाव कमवणार आहात की गमावणार आहात। तेव्हा माझ्या वडिलांनी पण हसून माझं उत्तर टाळलं आणि मी कॉलेजला गेले आणि मी उभी राहिले त्याच पिरियडला की सर, तुमचा प्रश्न चुकीचा आहे, आमचं उत्तर एकच आहे, आम्ही वडिलांचं नाव कमवणार आहोत। तेव्हा सरांनी त्या प्रश्नावर जे स्पष्टीकरण दिले ते मला आज तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, जे स्पष्टीकरण मला माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक पावलावर कामी आलेलं आहे। सरांनी असं उत्तर दिलं की मी जेव्हा कॉलेजला होतो तेव्हा सर नेहमी माझे वडील नेहमी मला म्हणायचे की तू माझ्यापेक्षा मोठा हो, तू तुझ्या नावाने पुढे ये। माझ्या वडिलांचं एक स्वप्न होतं की मी शाळेत टीचर म्हणून साबित व्हावं, ते स्वप्न पूर्ण झालं नाही आणि म्हणून मी शाळेत प्राध्यापक म्हणून जेव्हा काम करतो तेव्हा मी माझ्या नावाने पुढे आलेलो आहे आणि माझ्या वडिलांचं नाव माझ्या मागे पडतंय, तेव्हा मी वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलेलं आहे। म्हणून मी असं सांगेन की तुमच्या वडिलांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वडिलांपेक्षा मोठं होण्याचा प्रयत्न करा। मेक युअर आयडेंटिटी युअर सेल्फ। आम्ही आमच्या वडिलांच्या नावाने पुढे येणं, आम्ही आमच्या पतीच्या नावाने पुढे येणं, आम्ही आमच्या आईच्या नावाने पुढे येणं, यापेक्षा महत्त्वाचं आहे की आम्ही आमच्या नावाने किती पुढे येणार आहोत। इथल्या स्टुडंट्समध्ये प्रत्येकाला मी सांगू इच्छिते की तुम्ही डॉक्टर होणार आहात, वकील होणार आहात, इंजिनियर होणार आहात किंवा ज्या कुठल्या हुद्द्यावर जाणार आहात, पण आयुष्यात एक चांगला माणूस म्हणून स्वतःला साबित करण्याची जबाबदारी आमची आहे। मी जेव्हा वकील झाली तेव्हा वडिलांनी मला सांगितलं होतं की तुझ्या काळ्या कोटाला 2 खिशे असतील, एक खिशा पैशांचा असेल पण दुसरा खिशा हा आशीर्वादांचा असेल, दुसरा खिशा हा सेवेचा असेल।
आणि जेव्हा आम्ही काम करतो तेव्हा किमान एक विचार करा, जर आम्ही डॉक्टर झालोय तर आमचा व्यवसायाचा 30% भाग हा गोरगरिबांसाठी असला पाहिजे. जेव्हा आम्ही एखादी अकॅडमी चालवतो की त्यामध्ये किमान 10 मुलं तरी आम्ही फ्री ऑफ चार्ज गरजू विद्यार्थ्यांना मदत केली पाहिजे. जेव्हा आम्ही वकील होऊन काम करत असतो तेव्हा 10 लोकांच्या तरी केसेस आम्ही फ्री ऑफ चार्ज केल्या पाहिजे ज्यांना गरज आहे. आणि जेव्हा आम्ही असं करत असतो की तेव्हा आमच्या देशाची नींव मजबूत होत असते. मला असं वाटतं की आमचा देश फक्त रोड, गटर ह्या गोष्टींनी मोठा होत नसतोय. आमचा देश बिल्डिंगांनी मोठा होत नाही, तर ज्या देशाचा पाया एज्युकेशनने भक्कम होतो तो देश जगात मोठा होत असतो आणि तो देश हा भारत देश भविष्यात असणार आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या उत्साहासाठी एक कविता मी ऐकवेन आणि मी 2 मिनिटात माझं भाषण संपवेन. कविता हिंदीत आहे. कवितेचं नाव आहे चिडिया. जी कविता माझ्यासाठी आदर्श आहे. जेव्हा आम्ही एखादं काम करायला निघतो तेव्हा 4 लोक आम्हाला आमची हेटाळणी करत असतात, पण तरीही आम्ही आमचं काम करत राहायचं असतं. कविता का नाम है चिडिया. जिसे हम साहस कहे, संयम कहे, व्यथा. जिसे हम साहस कहे, संयम कहे या व्यथा. एक तालाब के किनारे इमारत को लग गई आग. एक तालाब के किनारे इमारत को लग गई आग. मच गई अफरा तफरी और भागम भाग. कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे लोगों को बाहर निकाला. एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर के अपनी चोंच में. एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर के अपनी चोंच में. यह देखकर पेड़ पर बैठा कौवा बोला, चिड़िया बहन तू ये क्या कर रही है? सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है या फिर पत्ते की बाट से पहाड़ को तोल रही है? अरे तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा. यह सुनकर चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब. चिड़िया ने कहा, कौवे भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं केवल इतना ही जानती हूँ, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा. आणि ह्या चिडियाला आदर्श समोर ठेवून जर आम्ही आमच्या आयुष्याची वाटचाल केली तर मला सर्वप्रथम आपण इथे सर्व बघितलं की ASC अकॅडमिकची स्थापना 2023 मध्ये झाली. गेल्या 4 महिन्यापूर्वी शेख सर आणि सिंग सर माझ्याकडे आले. आल्यानंतर त्यांनी मनोगत व्यक्त केलं की सर अशी अशा पद्धतीची अकॅडमी आम्ही सुरू केलेली आहे आणि मालेगाव तालुक्यातीलच नाही तर आजूबाजूच्या तालुक्यात किंवा नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे काही विद्यार्थी प्रज्ञावान आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा आम्ही प्रथम एक परीक्षा घेऊन एक एंट्रन्स टेस्ट घेऊन आम्ही त्यांचा शोध घेणार आहोत आणि मग ह्या विद्यार्थ्यांना आम्ही पुढे योग्य असं मार्गदर्शन करून नीट JEE असेल, फाउंडेशन कोर्स असेल किंवा ज्या JEE मेन्सच्या परीक्षा असतील तर त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना प्रिपेअर करू. त्यावेळेस सर्वप्रथम मी त्यांना पहिला प्रश्न केला की आपल्यालाही सर्वांना ज्ञात असेल, अनेक शाळांचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वृंद आहे की सर इथे अनेक दिवसापासून मालेगावमध्ये अनेक अकॅडमिक आलेले आहेत आणि ह्या अकॅडमी एकदा सुरू होईपर्यंत सांगितलं जातं की इथे IITians आहे, अशा प्रकारचा प्राध्यापक वर्ग आहे आणि एकदा का विद्यार्थ्यांनी तिथे फीज भरली का मग तो प्राध्यापक वर्ग निघून जातो आणि मग उरलेला दुसरा कुठून तरी काहीतरी प्राध्यापक वर्ग शोधून आणला जातो आणि तो क्लास चालवला जातो. त्यामुळे अनेक पालकांचं म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत त्यांच्याकडून जे अपेक्षा असतात त्या फोल ठरत असतात. आणि मग त्यावेळेस सिंग सर आणि शेख सरांनी सांगितलं की सर आम्ही ही जी अकॅडमी सुरू केलेली आहे ती खऱ्या अर्थाने प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन नुसतं व्यवसाय म्हणून आम्ही सुरू केलेली नाही, तर आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्यामध्ये टॅलेंट ओळखून त्यांच्याकडून जेवढ्या प्रमाणामध्ये थोडीफार जी काही फी मिळेल त्या फीच्या जोरावरती आम्ही ही अकॅडमी सुरू करणार आहोत. आणि ह्या अकॅडमीचे जे संचालक आहे
आपल्याला सर्वांना ज्ञात असेल की जी प्रिया नीळ पूर्वी नांदगावमधून येत होती, की जी प्रत्येक घरी वापरली जात होती, तर त्यांचे जे काही मालक होते तर ते संचालक आहेत. आणि आम्ही हे स्वतःहून सेल्फ नुसतं इन्कम म्हणून आम्ही करणार नाही, तर आम्हाला विद्यार्थ्यांची प्रज्ञा आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आपला कशा पद्धतीने पुढे जाईल आणि आपल्या भागाचा नावलौकिक आणि देशाचा नावलौकिक कशा पद्धतीने मोठा करेल, यासाठी आम्ही हे पूर्णपणे प्रोग्राम राबवत आहोत. आणि मग मी त्यांना म्हटलं की आपण हा प्रोग्राम राबवताना आता जे विद्यार्थ्यांना परीक्षा घेणार आहात तर त्याच्यासाठी एंट्रन्स फीज वगैरे काय ठेवलेली आहे, तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की, आणि मलाही अभिमान वाटला की त्यांनी सांगितलं की आम्ही एंट्रन्स फी तर घेणारच नाही, पण जे परीक्षेसाठी जे फाउंडेशन कोर्सच्या एंट्रन्ससाठी असतील किंवा नीट JEEच्या एंट्रन्ससाठी विद्यार्थी प्रवेशित होणार आहेत, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही परीक्षेला लागणारं पॅड आणि पेन हे आमच्यातर्फे देणार आहोत आणि तो खर्च पण आम्ही करणार आहोत. हे सर्व त्यांनी बोलल्यानंतर त्यांना आपण अनेक शाळेंच्या मध्ये जाण्यासाठी त्यांना सांगितलं की ग्रामीण भागामध्ये पण आमचे टॅलेंट आहे, विद्यार्थी आहेत, त्या शाळेंमध्ये जा, आमचे मित्र आहेत, तिथे जाऊन त्यांच्याशी संपर्क करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी कशा पद्धतीने परीक्षेला बसवता येतील आणि जे प्रज्ञावान विद्यार्थी आहेत त्यांना तुम्ही कशा पद्धतीने मोटिवेट कराल, पुढे त्यांचा जो काही शैक्षणिक खर्चही तुम्ही करण्यासाठी तयार आहात, हे अतिशय उत्कृष्ट असं काम आहे. तर त्या कामाला आमचा नेहमीच तुम्हाला मालेगावकरांचाही सपोर्ट राहणार आहे, सर्व शाळेतील मुख्याध्यापक असतील, ग्रामीण भागातील शिक्षक असतील, त्यांचा सपोर्ट तुम्हाला राहणार. आणि त्यांनी नुसतं बोलूनच नाही दाखवलं, सांगावं अभिमान वाटतो की ज्यावेळेस ते माझ्याकडे आले की परीक्षेसाठी सेंटर द्या सर, आपण सेंटर पण आपल्या इथे दिलं आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्याला पॅड, लिहिण्याची व्यवस्था. हे सुरू असताना माझे 1-2 नातेवाईक नांदगाव तालुक्यातील त्यांची मुलं परीक्षेला आले आणि मी त्यांना जेव्हा बघितलं त्यांना विचारलं की तुम्ही इतक्या लांब परीक्षेला आलेले आहात तर तुमची व्यवस्था कशी होती. मला मग माझं मामाचंही गाव असल्यामुळे मला असं वाटलं की 25 विद्यार्थी ते नायडोंगरीचे होते की बा आपल्या मामाच्या गावचे आहेत, आपलं काहीतरी नाव. तर त्यांना म्हटलं की बाबांनो, तुम्हाला जेवणाची व्यवस्था मी करतो, माझ्या शाळेत तुम्ही आलेले आहात. पण लगेच शेख सर आणि सिंग सर माझ्याकडे आले आणि सर म्हणे जरी ते तुमच्या काही संबंधात असतील परंतु ग्रामीण भागामधून येणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा आमचं दैवत आहे आणि आम्ही त्यांना जेवणाची पण व्यवस्था केलेली आहे आणि त्यांच्या येण्या जाण्याची पण व्यवस्था आम्ही केलेली. खरंच म्हणजे सांगितलं होतं त्यापेक्षा जास्त करताना ही मंडळी आपल्याला बघायला मिळते. अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे. आणि इथे आल्यानंतर आपण बघितलं की मालेगावचे माजी महापौर जे काही आसिफ शेख सर आलेले होते त्यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी पण सांगितलं सर मी 3 कोटी रुपयाची बिल्डिंग मालेगाव मध्ये बांधतो आहे, जुन्या आग्रा रोडला माझ्या घराच्या बाजूला. आणि ह्या बिल्डिंगमध्ये मी विद्यार्थिनींना वेगळी अभ्यासाची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना वेगळी अभ्यासाची व्यवस्था, नीट JEE सारख्या परीक्षा, मी अल्पसंख्याक जो काही विभाग आहे त्याच्याकडून 3 कोटी रुपये डोनेशन मिळून त्या बिल्डिंगचं काम करतो आहे. आणि या चांगल्या काम करणारी ही जी ASC संस्था आहे तर या संस्थेच्या स्वाधीन मी लवकरच ती बिल्डिंग करेल आणि जास्तीत जास्त मुलांना अजून कसं स्वस्तात आणि फ्रीमध्ये एज्युकेशन देता येईल ग्रामीण भागातील कुठल्या. इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ. हमारे अपने दरमियान रहते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ओहदे या किसी कुर्सी के मोहताज नहीं होते. अगर वो काम करना चाहें तो वो काम करते हैं अपनी हिकमत अमली से. इसी तरह से हमारी अपनी ज़मीन का एक ऐसा शख्स अली जनाब मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब, ये जब आमदार रहे तो शहर अजीज़ मालेगांव ने इन्हें तालीम दोस्त MLA का खिताब दिया, कायदे नस्ल नौ का खिताब दिया और वो इस बात पर खरे साबित हुए. अभी वो किसी ओहदे पर न होते हुए भी हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 3 करोड़ रुपए का फंड लाकर जमजम आइस फैक्ट्री के पीछे एक नीट सेंटर की तामीर करवा रहे हैं. काम जारी है, काम चल रहा है. और आसिफ शेख रशीद साहब ने यहाँ HC एकेडमी के इस काम काज को देखते हुए ये फैसला किया कि जब ये 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनी हुई ज़बरदस्त नीट सेंटर की इमारत तामीर हो जाएगी तो HC एकेडमी को ही सौंप दी जाएगी कि ये जिम्मेदारी वो संभालें.